नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से पाठ 15 नौकर, जिसे लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। इसकी विधा निबंध है, यानी इस पाठ को निबंध के रूप में लिखा गया है। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। छोटे से छोटा काम भी वो अपने हाथ से करना चाहते थे। उन्हें देखकर उनके जो साथी हैं वो भी उनसे प्रेरित हो जाते और उन्हीं की तरह काम करने लग जाते थे। वो कभी भी नौकरों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपने भाई जैसा मानते थे। बच्चों से भी प्रेम करते थे। तो कुछ इसी प्रकार के उनके जीवन के प्रसंग इस पाठ में दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ नौकर और जानते हैं कि इस पाठ का नाम नौकर क्यों रखा गया। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वो खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। तो बच्चों, बैरिस्ट्री यानी कि वो वकालत करते थे और हजारों रुपए उस समय कमाते थे, जो आजकल के लाखों रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह उठकर अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने के लिए, हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वो जोर देते थे। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते हुए गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। तो यहाँ बताया गया है कि छोटी सी लंगोट पहनने वाले महान व्यक्ति, लंगोट कोपीन को कहा जाता है। तो धोती जो छोटी सी होती है वो लंगोट होती है। तो इतने महान व्यक्ति को इस प्रकार से छोटे छोटे काम करते देखकर लोग थोड़े से हैरान हो जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। लेकिन गांधी जी को कभी भी ऐसे छोटे काम करने में शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज का कोई छात्र मिलने आया। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू, मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात को ताड़ लिया और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं को बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वो थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। तो बच्चों, इस घटना में दिखाया गया है कि किस तरह गांधी जी ने बात ही बात में एक व्यक्ति का घमंड तोड़ दिया। जिसे अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा घमंड था, उससे उन्होंने गेहूं साफ करवाने का काम करवा लिया। तो गांधी जी ने उस व्यक्ति को सबक दे दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार में भी काम किया। सवेरे की प्रार्थना के बाद वो सवेरे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी देख लेते या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि वो आश्रम के सभी कामों में मदद करते थे, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चक्की पर आटा पीसना हो, सफाई करनी हो या सब्जियां छीलनी हो। उन्हें सब्जियों के और फलों के गुणों का भी ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी ही पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण से
वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका में एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम भी कर चुके थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने चकते वाले केले उस आदमी को दिए, क्योंकि उन्हें पता था इस प्रकार के केले खाने से हाजमा यानी खाना हजम करने की शक्ति ठीक हो जाती है। और उन्होंने बहुत सारे कैदियों को भोजन परोसने का काम भी किया था। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वे पतीले को जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मानने में ही बुद्धिमानी है। वो चुपचाप कस्तूरबा को बर्तनों की सफाई का काम सौंपकर चले गए। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह वो घर के बर्तन भी साफ करने में मदद करते थे और सफाई उन्हें बहुत पसंद थी। उनका मानना था कि सफाई भगवान की पूजा के समान है। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी जैसा चमका सकते थे। तो यानी उन्हें दूसरों के काम तब तक पसंद नहीं आते थे जब तक कि उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो जाते थे, और सफाई उन्हें सच में बहुत पसंद थी। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू यानी टेंट। एक नवागत यानी नया आया हुआ व्यक्ति ये नहीं जानता था कि अपना बिस्तर कहाँ रखे, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया। ये पता लगाने चला गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए लिए चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वो रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने का काम करने में हाथ बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मन में बहुत ठेस लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से अगर वो बीमार भी हों तब भी अपने हिस्से का काम खुद करना चाहते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि वो कोई भी किसी भी प्रकार से लोगों से सहायता ले जब तक कि कुछ ऐसी अवस्था ना आ जाए कि वो बिल्कुल उठने के लायक न रह गए हों। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। उनके लिए वो घर में कुछ बना हुआ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। तो बेटा, उन्होंने हमेशा अपने शरीर को कष्ट देने से कभी भी परहेज नहीं किया, यानी शारीरिक श्रम करना उन्हें बड़ा पसंद था। वो आराम पसंद नहीं थे, कभी थकते नहीं थे। घायलों को 25-25 मील तक ढो भी सकते थे, जो कि उन्होंने बोअर युद्ध के दौरान किया था। बोअर एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर युद्ध हुआ, उस समय उन्होंने घायलों की सेवा की थी। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय बाड़ी ये जगह है वहां रहते थे तो पैदल कम से कम 42 मील तक चल लेते थे और सभी लोग उनको देखकर उनका अनुसरण यानी उनकी नकल कर लेते थे। जब गांधी जी को उनके साथी इस प्रकार से काम करते देखते
तो वो भी उनकी तरह ही काम करने की कोशिश करते। अनुकरण करना या अनुसरण करना माने उन्हीं को फॉलो करना। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी भी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए हुए जब वापस लौटे तो देखा गांधी ने उनके लिए तश्तरी में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए कष्ट क्यों किया? क्या आपके लिए उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो यहाँ उदाहरण दिया गया दिखाने के लिए कि वो लोगों की सेवा से कभी पीछे नहीं हटते थे। लोगों के लिए उनके मन में करुणा थी, दया थी और सेवा का भाव था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला और पतला छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और दूसरे छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता जब वहां आया तो क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से बिना ये बताए हुए कि वो कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, वो चुपचाप जाकर लोगों की मदद करने लग जाते थे। उसमें छोटे और बड़े की कोई भावना नहीं थी। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सवेरे से पहले वो अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, यानी सोने से पहले वो अपने कमरे की सफाई कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी साथी को नहीं जगाते थे। तो यानी उन्हें झाड़ू लगाने में भी कभी झिझक नहीं होती थी और सफाई का इतना ध्यान रखते थे, चाहे रात का समय हो या दिन का, वो अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लेते थे। उन्हें अपने साथियों का भी ध्यान रहता था। रात को अपने थके हुए साथियों को कभी नहीं उठाते थे, चाहे उन्हें खुद ही असुविधा का सामना क्यों न करना पड़े। नोआखाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को नहीं पता था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से उन्हें व्यंजन यानी पकवान भी बनाने आते थे। खाखरा एक गुजराती व्यंजन है, खाने की चीज है, जो उन्होंने स्वयं बनाना बताया। और जिस समय उन्होंने काम किया उस समय उनकी आयु 78 वर्ष यानी 78 ईयर्स की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला सकते थे, बहला सकते थे। तो उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल स्वयं की, क्योंकि उनका मानना था कि नौकरों के भरोसे या आया के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों के सही डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए माता पिता का स्नेह और देखभाल जरूरी है। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था, रो रो कर जगाए रखता। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर
गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था। उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से वो बच्चों से स्नेह करते थे, साथ ही साथ अपने साथियों का भी ख्याल रखते थे कि किस प्रकार उन्होंने बड़े स्नेह से बच्चे का दूध छुड़ा दिया। उसकी रोने की आदत भी छूट गई और माँ का दूध पीने की आदत भी छूट गई। गांधी अपने से बड़ों को बड़ा आदर देते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की यानी प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनको भोजन परोसते, उनके पैर दबाने में भी तैयार रहते। गोखले बहुत मना करते, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने तक साफ किए। उसके बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं यह काम दूं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार वो अपने गुरु का आदर करते थे, यानी अपने गुरु को सच में गुरु के समान सम्मान देते थे। उनके कपड़ों पर प्रेस करना, उनका बिस्तर साफ करना, ठीक करना, उन्हें खाना परोसना, यहाँ तक कि उनके पैर दबाने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं होता था। वो ये सब करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में गए, यानी एक मीटिंग हुई, वहां सम्मेलन हुआ, उसमें गए, तो उन्होंने गंदे पाखाने बेटा वॉशरूम्स को कहते हैं, तो उनकी सफाई करने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। तो इस प्रकार से वो हमेशा मदद करने को, काम करने को तैयार रहते थे। तो उन्होंने जब नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद करूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पत्र लिखने के लिए कोई नहीं है, क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी भी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं रहेगी। तो जब भी कभी हेल्पर की जरूरत पड़ती, सहायक यानी मदद करने वाला, तो कहते थे कि किसी हरिजन को रख लो। हरिजन यानी आप सभी जानते होंगे, जो कि नीची जाति के लोगों को कहा जाता था उस समय। उन्हें वो अपने जितना मानते थे। तो कहते थे कि नौकर जो हैं वो हमारे वेतनभोगी मजदूर नहीं हैं, यानी कि खाली ये नहीं कि हम उन्हें पैसे दे रहे हैं तो कुछ भी करा सकते हैं, बल्कि वो हमारे भाई बहन के समान हैं। तो ऐसा हम अगर मानेंगे तो कई बार हो सकता है कि हमें नुकसान भी उठाना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि घर में चोरी भी हो जाए या हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की तरह कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता और काटता, दूसरा बकरियों को दूहता और तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालने का काम करते थे। यानी उन्हें जेल में इतने सारे साथी दिए गए थे जो कि उनके काम कर सके, क्योंकि गांधी जी की अवस्था उस समय शायद ज्यादा अच्छी नहीं थी। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों की तरह कराया गया। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ पर काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे,
तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका बदला देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो बेटा, उस समय अंग्रेजों के ज़माने की बात है। इंग्लैंड में जो बड़े बड़े घर थे वहाँ पर नौकरों को अपने परिवार के सदस्य के समान माना जाता था। तो गांधी जी को ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। जब वो भारत में भी अपने किसी मित्र के यहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर नौकरों से विदा लेते समय कहा कि आप लोगों ने मेरी सेवा की है, आप मेरे भाई बहन हैं। इसका बदला तो मैं नहीं चुका सकता जो आपने मेरे लिए किया, लेकिन ईश्वर से आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ बच्चों, एक महान व्यक्ति के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए जो कि उनके भीतर अच्छी बातें थीं। कौन कौन सी अच्छी बातें थी हमने पाठ के आरंभ में बताया है और आपने घटनाओं के माध्यम से भी सीख लिया होगा। आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।